लगभग बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं किताब बुक के आपके, और फोर्थ सेमेस्टर के तो सारे कंप्लीट हो गए हैं। थर्ड के जो बाकी हैं वो ये है, और इसके बाद नेक्स्ट है दैट इज प्रमोशनल डिसीजन। ठीक है, प्रमोशन डिसीजन जो है आईसीटी नाम लिखा होगा उसमें। ठीक है, तो ये जो बेसिकली आपके डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन है, यहाँ पर आप प्रोडक्ट को किस तरीके से अवेलेबल करवाते हैं लास्ट आपके जो कंज्यूमर होते हैं या एंड यूजर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन में। इमेजिन कीजिए कि हम लोग जो हैं, जितने भी लोग हैं, हमें ब्रेड खरीदना है। क्या लगता है कि हमें फैक्ट्री जाना चाहिए या रिटेल शॉप में जाना चाहिए? फैक्ट्री जाएंगे या रिटेल? रिटेल शॉप। ऑब्वियसली। लेकिन रिटेल शॉप में हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां प्रोडक्ट अवेलेबल है। अगर प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं होता तो हम क्या फैक्ट्री जा सकते थे? इमेजिन करो सिर्फ एक ही फैक्ट्री है पूरे पटना में, क्या रश होता उस केस में? कैसा रश होता? क्या लगता है कि अवेलेबिलिटी जो थी, जो हम लोग ब्रेड का वो पैकेट लेने जा रहे हैं, वो क्या हमें मिल पाता? पूरे पटना के लोग एक ही जगह पे सारे गैदर हो जाते है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत बड़ा रोल है, आपके प्रमोशन में भी हेल्प करता है, और आपके प्रोडक्ट को एंड यूजर तक, जो फाइनल कंज्यूमर है, उन तक पहुंचाने में भी हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन क्या मैन्युफैक्चरर जो है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट रिटेलर तक पहुंचा देते हैं? यानी क्या वो डायरेक्ट रिटेलर के साथ डील करते हैं? नहीं, बीच में बहुत सारे मिडल मैन, मीडिएटर्स हैं, और एक दो केसेस हैं जहां मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं प्रोडक्ट। लेवल ऑफ जब डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीजें मेंशन हो जाएंगी। फिलहाल जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो यही बताता है कि आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से एंड यूजर तक कैसे पहुंचाएं, किस तरीके से उन तक ये प्रोडक्ट्स मिलने चाहिए। अगर प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है तो चाहे आप कितने भी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बना लीजिए, चाहे प्रोडक्ट बना लीजिए और उसका प्रमोशन कर लीजिए, जब कंज्यूमर उसको अवेल ही नहीं कर पाएगा तो दैट ऑल दोज एक्टिविटीज आर यूजलेस। सो लाइक अदर 3 P's, दिस फोर्थ पीस और थर्ड पीस जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो बाकी 3 P's की तरह इसका भी एक रिलेवेंस है, और इसमें हम वेयर हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्रोडक्ट को या प्रोडक्ट्स जो है उनको हम कहाँ स्टोर करते हैं, और कितने तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज अवेलेबल हैं इंडिया में। ठीक है, इंटेंसिव, सिलेक्टिव, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसको लिखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता क्या है, लिखिए। राइट, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज अ means 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 distribution channel is a means और मोड भी लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज अ मीन्स used to transfer मर्केंडाइज यानी कि प्रोडक्ट, स्टॉक, ठीक है, गुड्स। जो फिजिकल फॉर्म के गुड होते हैं ना उनको हम मर्केंडाइज कहते हैं, याद रखिएगा। फिजिकल फॉर्म जो गुड्स होते हैं, फिजिकल फॉर्म के गुड्स, उसको हम बोलते हैं मर्केंडाइज। So distribution channel is a means used to transfer merchandise from the manufacturer to the end user. Distribution channel is a means used to transfer merchandise from the manufacturer to the end user through retailer and other necessary intermediaries. इंटरमीडियरीज का एक बिल्कुल नॉर्मल वर्ड है बिचौलिया, ठीक है, या इन शॉर्ट कह सकते हैं जो बेसिकली मिडल मैन होते हैं, एजेंट होते हैं, जो बेसिकली मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चल रहा है वो सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चल रहा है, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन भी आप लोगों ने देखा होगा कि बेसिकली आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, फिजिकली वो प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंच जाता है। तो कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें एक मेजर ट्रांसफॉर्म आया है। पहले क्या था कि प्रोडक्ट खरीदने के लिए हमें शॉप तक जाना होता था अवेल करने के लिए। अब यह आप फोन कीजिएगा, यू विल गेट द प्रोडक्ट इन योर हाउस, राइट।
So the distribution system is now ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम द ट्रेडिशनल वन. अब ट्रेडिशनल से बदल के बिल्कुल ही वो डिफरेंट हो गया है, दैट इज ऑनलाइन. ठीक है. और बहुत सारे मैन्युफैक्चरर ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट डील करते हैं, किसके साथ? डायरेक्ट डील करते हैं कंज्यूमर्स के साथ. ठीक है. उनको जीरो लेवल बोलते हैं, चैनल में उनका जीरो लेवल उनको कहते हैं. तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे. सबसे पहले जो मीनिंग लिखवाया है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब क्या है, जो यूज होता है ट्रांसफर करने में मर्केंडाइज. कहां से? फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द एंड यूजर. क्लियर है? मैन्युफैक्चरर टू द एंड यूजर. और किसकी हेल्प से? किसकी हम हेल्प ले सकते हैं? रिटेलर की हेल्प ले सकते हैं, और साथ ही अदर नेसेसरी जो इंटरमीडियरीज हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं प्रोडक्ट को फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए. इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं समझ आया मीनिंग चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मीनिंग किसी कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ नहीं आया? एनीवन? कोटलर, एनीवन जो रेज कीजिए हैंड. हु इज फिलिप कोटलर? रेज योर हैंड. यस वेद. He is a marketing professor and author of Marketing Management book and a marketing consultant. मेन वर्ड था वो रह गया बेटा. क्या मैम? विश्वजीत. Okay, Vishwajit is not available, I guess. Yes, Muskan. Father of modern marketing management. Exactly, he is a father of modern marketing. Okay, so मतलब whatever you will get, like Philip Kotler की book भी आती है. So whenever you get the time, just take the PDF of Philip Kotler and just try to study it. So many informations about it. So let's come to the definition. What he said. He says that a set of a channel of distribution or marketing channel है या distribution channel है, both are same. A channel of distribution or marketing channel is a set of independent organization involved in the process that is written in your book. You don't need to write it. You want to write it? लिखना चाहते हैं? किताब में लिखा हुआ है. ठीक है. अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ, अंडरलाइन कर लीजिए किताब में. डेफिनेशन मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि डेफिनेशन लिखना मार्केटिंग में जरूरी है, और फिलिप कोटलर का डेफिनेशन जो है वो बहुत बोल सकते हैं कि उसको आप लिखिएगा तो दैट इज गोइंग टू गिव द वेरी गुड इम्पैक्ट इन द आंसर शीट, राइट? तो आंसर शीट को वो थोड़ा इनहांस कर देगा क्वालिटी को, इसीलिए मैं बोल रही हूँ फिलिप कोटलर. फिलिप कोटलर क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज अ सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोडक्ट और सर्विस अवेलेबल फॉर यूज और कंजप्शन बाय कंज्यूमर और बिजनेस यूजर. फिलिप कोटलर कहते हैं कि चैनल डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं. लाइक मैन्युफैक्चरर अलग है, होलसेलर्स अलग है, रिटेलर्स अलग है, वेयरहाउस अलग है, ट्रांसपोर्टेशन अलग है, सारे सिस्टम अलग है, लेकिन स्टिल दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर द डिस्ट्रीब्यूटिंग द गुड्स टू द फाइनल, या फिर बोल सकते हैं एंड यूजर. और आपके एंड यूजर में कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं, बिजनेस यूजर्स भी हो सकते हैं. ठीक है. तो बिजनेस यूजर्स और एंड यूजर्स जिनको प्रोडक्ट चाहिए फाइनल, उन तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बिल्कुल अलग अलग है लेकिन स्टिल इंटरडिपेंडेंट है, क्योंकि वही क्या करते हैं कि स्मूथ फ्लो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फाइनल क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं, फाइनली प्रोवाइड कराते हैं. तो ये कहना है किसका? फिलिप कोटलर का. ठीक है. एक सेट है इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन. और इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरडिपेंडेंट? दूसरों पे डिपेंड रहना. इंटरडिपेंडेंट होगा या एक दूसरे पे डिपेंड रहना? एक तरह से कनेक्टेड रहना, एक इकोसिस्टम क्रिएट करना. तो इंटरडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन है एक्चुअल में ये कोई मतलब लिंक वैसा नहीं है. सारे लोग अलग अलग हैं लेकिन कनेक्टेड हैं, याद रखिएगा. ठीक है.
और इन्वॉल्व है बस एक ही प्रोसेस में कि सर्विस और प्रोडक्ट अवेलेबल कराना फॉर यूज ऑफ कंजप्शन तक। ये डेफिनेशन जरूर लिख लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कि ऑनलाइन साइट आप लोग सारे लोग यूज करते हैं कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए? Yes, सारे ma'am. लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. See, so what kind of product basically you are giving orders, like some gift या फिर clothes or something like that, or grocery item as well? Both, ma'am. Grocery as well as goods. Electronics, grocery, and clothes. everything. Why you are not why you all are not buying it from the normal shops, malls? Because I think there are so many physical shops are also available. Any specific reason? Ma'am, rates. Rate. And any another reason? Lockdown, ma'am. Lockdown. Yeah, that is a very we can say that is a very uncertain situation, whatever happened. Yeah, whatever is going on. ठीक है, चलिए. Lockdown. And anyone else who have answer for this question, that why they are basically giving order, why they are using the online platform for products or services? But you see, lockdown is that is the obvious reason. But मतलब इसके अलावा anything else? Varieties are there, ma'am. Adiba is saying that there are so many varieties. और मैम इंडिपेंडेंट है, चूज करने के लिए आराम से चूज कर। Okay. And Anshu, what you are saying, beta? मैम आराम से चूज कर सकते हैं और अपने मन पसंद का चूज कर सकते हैं। Okay. So these are the reasons. See, the reason of this thing, that why we are using the e-commerce, the very relevant answer is that yeah, exactly, we'll get the varieties and even in the less price, as well as the major thing is that is convenience. Am I right? That is very much convenient. You don't need to go to the market. You don't need to utilize the things, utilize your time for, or we can say wasting the time to choosing the particular thing. Yeah, exactly. We are also choosing that on the online platform, but the convenience wala part is the major thing. That nowadays the people are transforming, the market is transformed, people's thinking is also transformed, that they want everything in their house. एक समय पे उनको घर पे ही सारी चीजें चाहिए होती हैं. Even food delivery is also is the normal thing in our India, है ना? From last 2-3 years, like people are basically want, if they want, they don't want to go to the restaurant, but they want to give order from Zomato and Swiggy. The reason is convenience. Okay, the reason is trend. So that we'll discuss in the several other topics as well, but that is also a part of distribution. Like जितना कंज्यूमर के लिए कन्वीनियंस हो उतना अच्छा आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है. ठीक है. Amazon example के लिए they are taking only 3 to 4 days in when we are taking the Amazon Prime, and they will provide you goods within 2 to 3 days, right? So whatever जितना अच्छा स्मूथ और फास्ट आपका सर्विस होगा, डिलीवरी सर्विस होगा, प्रोडक्ट प्रोवाइड करने का सर्विस होगा, उतना ही बेटर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा. तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमेशा कन्वीनियंट, ठीक है, और एक बोल सकते हैं बेटर और फास्ट वे होना चाहिए प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए. तो ये तो मैंने आप लोग को एडिशनल में बताया, ठीक है. और बाकी चलिए हम आगे फिर बढ़ते हैं. डेफिनेशन मीनिंग क्लियर हो गया सबको? डेफिनेशंस एंड मीनिंग्स आर क्लियर? ओके जी मैम. नेक्स्ट मूव करते हैं हम. व्हाट आर द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑब्जेक्टिव? डिस्ट्रीब्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? उसके बाद देन विल मूव टुवर्ड द फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ओके, सो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्टिव में लिखिए increase the availability of goods or services to potential customers. Increase the availability of the goods or good or service to potential customers. To potential customers. To potential customers.
यानी पोटेंशियल कस्टमर तक गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का काम है, ठीक है, ये तो पहले ही पता लग गया। सेकेंड इज सेटिस्फाई कस्टमर रिक्वायरमेंट, satisfy customer requirement by providing high level of service. Satisfy customer requirements by providing high level of service. High level of service. ठीक है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, उनको किस तरह के गुड्स मार्केट में चाहिए, उसको कितनी जल्दी हम अवेल करा पाए, वो प्रोडक्ट कितना नीडी है, कितना डिमांड है उस प्रोडक्ट का, ठीक है। तो ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही ये क्या कर सकता है, ये कर सकता है। अगर मान लो कि एक पर्टिकुलर फैक्ट्री है जहां पर बहुत सारे लेदर शूज बन रहे हैं, लेकिन कंज्यूमर तक वो नहीं पहुंच रहे, लेकिन कंज्यूमर का बहुत ज्यादा डिमांड है ना मार्केट में, तो ये चीज को भी बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, बेसिकली वो प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाएगा और कस्टमर की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करेगा। सेकंड ये हो गया ऑब्जेक्टिव। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द थर्ड ऑब्जेक्टिव? ensure promotional effort, ensure promotional effort, ensure promotional effort, ensure promotional effort, obtain promotional support from channel members, ensure promotional effort, obtain promotional support from channel members, फ्रॉम चैनल मेंबर्स। चैनल मेंबर्स का मतलब यही है कि जो चैनल्स में जितने लोग होंगे, मिडल मैन, रिटेलर्स एंड होलसेलर्स। इंश्योर प्रमोशनल एफर्ट, ऑब्टेन प्रमोशनल सपोर्ट फ्रॉम चैनल मेंबर्स। सी, जितने भी लोग इन्वॉल्व है, जितने भी इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व है प्रोडक्ट को फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने में, वो सारे लोग आपके प्रोडक्ट को प्रमोट भी करेंगे, कहीं ना कहीं प्रमोशनल एफर्ट भी लगाएंगे, आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कई बार हम किसी पर्टिकुलर शॉप पे जाते हैं, और ये वो क्यों करेंगे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ये वो इसलिए करेंगे बिकॉज वी विल गिव द मार्जिन, लाइक मैन्युफैक्चरर मार्जिन जितना हाई रखेगा उतना ज्यादा ही आपके जो बाकी मीडिएटर्स हैं, जो इंटरमीडियरीज हैं, वो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया था कि कई बार आप शॉप पे जाते हैं और शॉप में हमें शॉपकीपर बोलता है, he is not compelling us but he is saying that मैम आप प्लीज ये वाला भी प्रोडक्ट ट्राई कीजिए। मैं सबसे ज्यादा बताती हूँ, जब आप शॉपर स्टॉप या फिर आप न्यू यू वगैरह जाइएगा, ठीक है, तो ऐसे जगह पे ज्यादातर ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह कभी लेना होगा तो अगर आप एक लीजिएगा तो दे विल शो यू मल्टीपल कि मैम आप ये ट्राई कीजिए, अभी एक नया कंपनी आया है। जैसे मेरे साथ भी हो चुका है, व्हेन आई वेंट इन शॉपर स्टॉप, मुझे फेसेस कैनेडा के, दे आर शोइंग मी लिपस्टिक, राइट? So why they are showing that, why they are promoting those brands? Because obviously they will get the benefit, and इस तरीके से that they will create the awareness to the, they will provide awareness to consumers as well, right? अब मुझे awareness वहीं से आया कि अरे फेसेस कनाडा के नाम से कोई नया ब्रांड आया है ब्यूटी प्रोडक्ट का, ठीक है। एक प्रमोशन में भी ये हेल्प करता है, कौन? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, उसके इंटरमीडियरीज अबाउट द ब्रांड और प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये इसका तीसरा ऑब्जेक्टिव हो गया। नेक्स्ट फोर्थ इज ऑब्टेन टाइमली एंड डिटेल्ड मार्केट इंफॉर्मेशन, ऑब्टेन टाइमली एंड डिटेल्ड मार्केट इंफॉर्मेशन, ऑब्टेन टाइमली एंड डिटेल्ड मार्केट इंफॉर्मेशन, ठीक है, लिखिए ऑब्टेन टाइमली एंड डिटेल्ड मार्केट इंफॉर्मेशन। आगे लिखिए middlemen are relied यानी dependent, middlemen are relied, relied upon for fast and accurate feedback, अब जितना आपका स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा, जितना फास्ट आप प्रोडक्ट प्रोवाइड करा सकते हैं, जो मैंने आपको इससे पहले थोड़ा बताया था, यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं करना है बल्कि मार्केट के इंफॉर्मेशन को भी गैदर कर सकते हैं आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू। जैसे कि कहीं ना कहीं रिटेलर होलसेलर तक ये बात पहुंचा देगा कि भाई ये प्रोडक्ट का मार्केट में बहुत डिमांड है। कंज्यूमर का जो नीड है ना, वो सबसे पहले कौन बता सकता है? मैं बताती हूँ, दो ही लोग बता सकते हैं, दो ही। एक तो मैन्युफैक्चरर जिसने R&D करवाया हो, यानी कि पूरे के पूरे मार्केट के ऊपर रिसर्च कराया हो, ठीक है,
या ट्रायल लिया हो, क्वेश्चनियर्स बनाया हो, मार्केटिंग रिसर्च किया हो, या तो वो बता सकते हैं, लेकिन वो भी 100% एक्यूरेट नहीं होगा। सबसे एक्यूरेट बात जो है वो रिटेलर बता सकते हैं, जो फाइनली प्रोडक्ट कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं। वो ये बताएंगे कि बेसिकली इस प्रोडक्ट का मार्केट में बहुत डिमांड है। अब ये इंफॉर्मेशन कहाँ तक जाएगा? होलसेलर तक। अब ये होलसेलर जो है वो आगे किस बैक साइड किसको प्रोवाइड करेगा? मैन्युफैक्चरर को। तो कहीं ना कहीं आपके सेल्स फॉरकास्ट के बारे में, प्रोडक्ट डिमांड के बारे में, मार्केट रिसर्च, मतलब आपके मार्केट इंफॉर्मेशन, मार्केट में क्या चल रहा है। रिटेलर से बहुत लोग कंज्यूमर कहते हैं कि अरे आपने ये प्रोडक्ट नहीं लेकर आए हो क्या, अभी ये बहुत ज्यादा चल रहा है। जैसे मैं एग्जांपल बता रही हूँ, अभी पता नहीं पटना में बीटेड कॉफी मिलता है कि नहीं। बीटेड कॉफी मिलता है, किसी ने देखा है? आई थिंक बिग बाजार वगैरह में अवेलेबल होगा, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में। ज्यादा मैंने नॉर्मल मॉम पॉप शॉप्स जो होते हैं आपके, जिनको हम ट्रेडिशनल शॉप्स कहते हैं, मैंने उसमें नहीं देखा है। तो व्हेन आई वेंट टू द शॉप आई सेड कि अरे आप बीटेड कॉफी नहीं रखते हो? तो उन्होंने बोला ये क्या है? मैंने बोला कि अभी तो इतना इतना इसका एडवर्टीजमेंट मिलता है मैम, मिलता है ना। मिलता है मैम, यहाँ भी मिलता है। तो मैंने वही चीज बोला कि आप मतलब ये 5-6 महीना, मतलब लास्ट ईयर की बात है, इट्स नॉट अबाउट दिस ईयर। तो आई आस्क्ड, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये क्या होता है। लाइक उनको भी लेस अवेयरनेस था, लेकिन मैं तो एडवर्टीजमेंट देख रही थी तो मैंने बोल दिया। तो ही सेड कि अरे कोई बात नहीं मैम, मैं आप लोगों को आपको ना 1 वीक के बाद ही दे दूं, प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये इंफॉर्मेशन जो मेरे तरफ से गया, जो मेरी तरफ से कन्वे हुआ, उसने रिटेलर को भी अवेयर कराया कि भाई एक कंज्यूमर का डिमांड इस तरीके का है। तो धीरे धीरे वो उसने भी प्रोडक्ट लाना शुरू किया। ये रिटेल मैन्युफैक्चरर तक भी जाता है धीरे धीरे कि कौन से मार्केट में, कौन से स्टेट में किस प्रोडक्ट का ज्यादा डिमांड है। तो एक मार्केट इंफॉर्मेशन, रिलेवेंट मार्केट इंफॉर्मेशन पहुंचाने में भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो काम आता है। ठीक है, सेल्स के लिए, मार्केट शेयर्स के लिए, मार्केट डिमांड के लिए, कंज्यूमर डिमांड, ये सब चीज में आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूटिलाइज होता है, काम आता है। ठीक है, और कई बार मिडिल मैन जो है वो इसी चीज पे बेस्ड होते हैं। किस चीज पे? इंफॉर्मेशन पे, मार्केट इंफॉर्मेशन पे, फॉर द फास्ट एंड एक्यूरेट फीडबैक के लिए। मतलब बेसिकली कह सकते हैं कि मिडिल मैन और अदर इंटरमीडियरीज आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द मार्केट इंफॉर्मेशन। According to that they will perform and according to that they will provide the goods to the consumers. तो ये है आपका 4th पॉइंट। 5th में लिखिए increase cost effectiveness, increase cost effectiveness, increased cost effectiveness। इंक्रीज कॉस्ट इफेक्टिवनेस का मतलब ये होता है कि बेसिकली अगर आप एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप 0 लेवल यूज कीजिए, 1 2 3 4 किसी भी तरीके का आप चैनल लेवल यूज कीजिए, आप उसको डिटरमाइन कर दीजिए। अगर आपने वो जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को प्रॉपरली चूज नहीं किया तो आप बहुत ज्यादा फाइनेंस आपको लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कराने में। तो कई बार तो बहुत सारी कंपनीज फिक्स्ड सप्लायर को बेसिकली क्या कर लेती है, फिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूटर को, सॉरी, वो फिक्स कर लेती है अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, होलसेलर अपने सेक्टर में, ताकि जो कॉस्ट है वो एकदम रिलेवेंट हो। ठीक है, तो कई बार कॉस्ट इफेक्टिवनेस में भी हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बस ये आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, दीज आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स थे, ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के, डिस्ट्रीब्यूशन के ऑब्जेक्टिव थे। अब हम आते हैं फंक्शंस क्या है चैनल्स के, व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस। फंक्शंस क्या है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इंफॉर्मेशन, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन या प्रोवाइड मार्केट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो चैनल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने ऑब्जेक्टिव्स में किया उसी तरीके से ये भी होगा कि इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग द शेयरिंग मार्केट रिसर्च एंड इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट फॉर मार्केटिंग प्लानिंग एंड डिसीजन। तो वो इन शॉर्ट वही चीज था। ठीक है, इंफॉर्मेशन में लिखिए इट इन्वॉल्व्स collecting and sharing, it involves collecting and sharing market research and intelligence, market research and intelligence important for marketing planning and decision, marketing planning and decision के लिए जो basically important, basically क्या था, information provide करता है आपका कौन, channel। ठीक है, information regarding to marketing research, market information, customer case related, डिमांड से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कौन, चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। नेक्स्ट लिखिए, देखिए यहाँ पर आपके बुक में भी सेम चीज दिया हुआ है कि व्हाट काइंड ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन दे आर प्रोवाइडिंग यू।
They are providing you about the what kind of product the consumers want, what is their demand, what are their demand, competitors की activities क्या है, prices क्या रख रहे हैं, product कैसा सेल कर रहे हैं, ठीक है। जो बाकी के मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में उसको अपनाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में वो हेल्पफुल था, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है आपको, ठीक है, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। सेकेंड लिखिए कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट में लिखिए इट इन्वॉल्व्स finding and communicating, it involves finding and communicating with prospective buyers, ठीक है। यानी कि ये कॉन्टैक्ट क्रिएट करता है, कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, किसको, बेसिकली इंटरमीडियरीज आपस में भी कॉन्टैक्ट करते हैं एज वेल एज कंज्यूमर के साथ भी कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है। और कोई भी मैन्युफैक्चरर जो है बेसिकली वो डायरेक्ट कंज्यूमर से कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता, राइट। तो इसी के लिए इंटरमीडियरीज की जरूरत है, और ये कॉन्टैक्ट जो है वो आगे के प्रोसीजर को इजी करता जाता है, यानी प्रोडक्ट को फाइनली पहुंचा देता है। क्लियर है? तो कॉन्टैक्ट क्रिएट करने में हेल्प करता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कॉन्टैक्ट्स बनाता है। कॉन्टैक्ट सबको क्लियर हो गया? कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट लिखिए ब्रेकिंग बल्क। ब्रेकिंग बल्क, बल्क का मतलब क्या होता है? एनीवन हु नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बल्क? बल्क का मतलब क्या है? लार्ज क्वांटिटी। एग्जैक्टली, थोक में जो बोलते हैं ना, थोक में लार्ज क्वांटिटी जो प्रोडक्ट सेल होते हैं, दे आर नोन एज बल्क सेलिंग। तो बेसिकली जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो बल्क जो सेलिंग है उसको ब्रेक करता है। देखो, मैन्युफैक्चरर एक सिंगल प्रोडक्ट को सेल नहीं करेगा कभी भी। मैन्युफैक्चरर दे आर नॉट गोइंग टू सेल अ सिंगल प्रोडक्ट, बिकॉज इफ ही स्टार्टेड सेलिंग अ सिंगल प्रोडक्ट, वो पूरे 24 घंटा भी उसके लिए कम पड़ेगा कि वो मैन्युफैक्चरिंग कब करेगा प्रोडक्ट का, राइट। तो मैन्युफैक्चरर जो है वो सिंगल प्रोडक्ट कभी सेल नहीं करता, ही दे ऑलवेज सेल द प्रोडक्ट इन अ बल्क, यानी लार्ज क्वांटिटी। यानी दे आर नॉट टॉकिंग टू सेल अ सिंगल पैकेट ऑफ बिस्किट्स, बट दे आर गोइंग टू गिव यू कि पूरा फुल एक 10 कार्टून 20 कार्टून, दे आर टॉकिंग इन दिस वे, बिकॉज एक सिंगल प्रोडक्ट वो सेल नहीं करेगा। लेकिन बीइंग अ कंज्यूमर, आई ओनली नीड अ सिंगल मुझे चाहिए बिस्किट का पैकेट, मैं क्या करूंगी कार्टून लेके? मैं तो नहीं ले सकती कार्टन। इन दैट केस वो बल्क को ब्रेक करने में हेल्प करेगा, यानी तोड़ने में हेल्प करेगा। यानी कि मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बहुत बल्क में प्रोडक्ट दिया, होलसेलर रिटेलर को उससे कम बल्क में देगा, यानी थोड़े कम में देगा। अब होलसेल जो रिटेलर है वो फाइनली सिंगल प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा किसे? कंज्यूमर को। तो एक तरीके से जो ये थोक वाला जो सिस्टम है उसको तोड़ तोड़ के फाइनल कंज्यूमर को जितना चाहिए, जितना उसको क्वांटिटी का नीड है, वो फाइनली उतना ही प्रोडक्ट लेगा। अब कंज्यूमर जो है वो कुछ ही प्रोडक्ट जो होता है वो बल्क में खरीदता है या थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में खरीदता है, जो उसके डे टू डे नीड वाले प्रोडक्ट्स हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं कि फ्लोर हो गया आपका, आटा, राइस वगैरह जो होती है वो थोड़े से वो क्वांटिटी में लेते हैं। अदरवाइज जो बेसिक चीजें, छोटी मोटी जो चीजें होती हैं जो डेली नीड और इसकी नहीं होती, वो कम क्वांटिटी में ही परचेज करना चाहते हैं। अब यहाँ भी एक्सेप्शनल केस ये आया कि कोविड में बहुत लोगों ने घर में सामान स्टॉक कर लिया, तो वी आर नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट इट, ओके। बट ऐसे जो रिटेलर्स या फिर जो कंज्यूमर्स जो होते हैं उनको कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट चाहिए होता है, उसके लिए यूजफुल है चैनल डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ठीक है। क्लियर हो गया? इसी के लिए पैकेट्स भी आपने नोटिस किया होगा कि जो बल्क में प्रोडक्ट सेल जरूर होते हैं, कार्टन में सेल होते हैं, लेकिन जो पैकेट्स होते हैं ना वो ऐसे ही पैकेट्स होते हैं, कंज्यूमर बेस्ड पैकेजिंग होता है। यानी 1 kg का, आधा kg का, 2 kg का, 5 kg का, जैसे आटा 5 kg, नमक 1 kg, है ना। तो इस हिसाब से प्रोडक्ट जो है पैकेजिंग बस कंज्यूमर बेस्ड पैकेजिंग होता है, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो बल्क में मैन्युफैक्चरर टू डिफरेंट इंटरमीडियरीज सप्लाई होता है और फाइनली रिटेलर सिंगल प्रोडक्ट कंज्यूमर को देता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट राइट नेगोशिएशन। नेगोशिएशन नेगोशिएशन में लिखिए, नेगोशिएशन में राइट, negotiation is to reach
at an agreement of quality. Negotiation is to reach at an agreement, agreement जो भी बोलते हो आप, agreement लिख लो, AGREEMENT, agreement on quality, price and other terms of the offer, and other terms of the offer. Negotiation is to reach at an agreement on quality, price and other terms of the offer. ठीक है, तो यहाँ पर निगोशिएशन, प्राइस निगोशिएशन की बेसिकली ये बात कर रहा है। चैनल मेंबर्स जो है वो प्राइस निगोशिएट करते हैं, यानी कि मोल भाव करते हैं। मोल भाव सुना है ना सबने, बार्गेनिंग, वेरगेनिंग, कम करना, है ना, ठीक है। कंडक्ट करते हैं प्राइस निगोशिएशन एंड विद द बायर्स ऑन बिहाफ ऑफ द मैन्युफैक्चरर एंड असिस्ट इन रीचिंग एन अग्रीमेंट ऑन प्राइस। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली प्राइस तय होता है, प्राइस परसेंट मार्जिन वगैरह तय किया जाता है कि बेसिकली आप कितने मार्जिन पे प्रोडक्ट जो है वो आगे प्रोवाइड कर रहे हैं इंटरमीडियरीज को। ठीक है, यानी मैन्युफैक्चरर अगर कोई चीज 100 रुपए का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ा है तो उसको वो 110 रुपए में प्रोवाइड करेगा होलसेलर को, क्योंकि वो बल्क में दे रहा है प्रोडक्ट, तो 110 रुपए लेस मार्जिन के साथ दे विल सप्लाई टू द होलसेलर। अब होलसेलर को जब वो 110 रुपए का पड़ा है तो वो उसको बेसिकली 140 में सेल करेगा, किसे, रिटेलर को। अब जो रिटेलर है वो सबसे ज्यादा हाई मार्जिन लेते हुए यहाँ पर 180 और 90 में उस प्रोडक्ट को सेल करेगा, या फिर 200 में। बट ये उन प्रोडक्ट्स में ज्यादातर पॉसिबल है जो प्रोडक्ट जो है वो किसी ब्रांड की नहीं है, लोकलाइज प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ऐसे केस में इस तरीके की निगोशिएशन जो होती है वो ज्यादा होती है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, उस केस में प्राइस होता है, एमआरपी जो होता है वो तय होता है, और अगर किसी उसी एमआरपी के हिसाब से डिस्काउंटेड रेट में बाकी इंटरमीडियरीज को प्रोडक्ट प्रोवाइड होता है, और जब दोनों बायर्स और सेलर्स, यानी कि जब तक कंज्यूमर तो सबसे फाइनल है, मैन्युफैक्चरर के बाद होलसेलर जो है, होलसेलर बायर हुआ, मैन्युफैक्चरर सेलर हुआ, तो उस हिसाब से एमआरपी के हिसाब से वो प्रोडक्ट पे डिस्काउंट देकर होलसेलर को प्रोवाइड करेगा, तय होगा, अग्रीमेंट बनेगा, फिर उसी हिसाब से उसी रेट में जो उसको मिलेगा उसी में डिस्काउंटेड रेट के हिसाब से वो दूसरे नेक्स्ट को बेचेगा। तो ये सिस्टम जो है प्राइस निगोशिएशन का, मोल भाव भी चलता रहेगा चैनल डिस्ट्रीब्यूशन में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, बार बार मेरे तो उसको उल्टा मान लीजिएगा, ठीक है। तो निगोशिएशन क्लियर हो गया सबको, कि यानी कि यहाँ पर अग्रीमेंट होगा हर चीज से रिलेटेड, कि जो प्रोडक्ट आप मुझे बेच रहे हैं उसके प्राइस से रिलेटेड प्राइस निगोशिएशन भी होगा, क्वालिटी से भी रिलेटेड, और बाकी और भी जो टर्म्स ऑफ ऑफर है उन सब से रिलेटेड, चाहे वो वारंटीज हो, गारंटीज हो, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है उसमें वारंटी गारंटीज भी होता है, राइट। तो बाकी जितने भी टर्म्स ऑफ ऑफर है उनको निगोशिएशन, मोल भाव भी किया जाता है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट राइट, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। लिखिए, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, जो प्रोडक्ट को हम फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, फिजिकली। यस आई एम, आप एक मिनट लिखिए, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में लिखिए, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली इज टू ट्रांसपोर्ट, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज बेसिकली इज टू ट्रांसपोर्ट, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली इज टू ट्रांसपोर्ट and store the goods in the warehouse, the goods in the warehouse। ठीक है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जब हम प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करें एक जगह से दूसरे जगह पे, तो हम उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का यूज करें, यानी मान लीजिए ट्रक वगैरह यूज करें, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रक का यूज कर रहे हैं, ठीक है, रोडवेज का यूज कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन तरीका यूज कर रहे हैं। वेयर हाउस यानी कि जहां पर हम स्टॉक रख रहे हैं, क्लियर है।
तो और बाकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया कि प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह कैसे हम मूव कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों में जो तरीके आते हैं आपके, जैसे वेयर हाउसेस, जो बाकी चीजें आती हैं, इनको हम कहते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि किस तरीके से हम प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसको स्टोर करते हैं वेयर हाउस में, इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं, यानी स्टॉक को मैनेज करते हैं। ठीक है, स्टॉक मैनेजमेंट कैसे करते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो आप लोग सब कह रहे थे कि हम लोग तो ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाते हैं, किसी के साथ ऐसा हुआ है कि बुकिंग के टाइम पे आउट ऑफ स्टॉक हो गया है? यस मैम। Yes, ma'am. होता है ये चीज। और सबसे ज्यादा ये तब होता है जब कोई डिस्काउंट चल रहा होता है। जब कोई डिस्काउंट सिस्टम, बिग बिलियन डे वगैरह आएगा तो देखिएगा कितना फास्टली प्रोडक्ट सेल होगा। और एक चीज और भी है कि फ्लेक्सिबल प्राइसिंग सिस्टम बहुत सारी ई कॉमर्स यूज करती है। यानी कि पहले देखिएगा, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेटरी पढ़ रहे थे, पहले वो 500 में देखेगा, फिर उसका रेट एकदम 400 कर देगा, और फिर एकदम उसको 600 कर देगा। तो दिस इज द फ्लेक्सिबल सिस्टम। लेकिन ये कैसे पता लगा कि वो स्टॉक में नहीं है? कहीं ना कहीं कोई एक सिस्टम है जो ट्रैक कर रहा है कि हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा है। इज इट ट्रू और नॉट? तो दैट इज नोन एज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, उनको हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहते हैं, यानी स्टॉक को मैनेज करना। क्या चीज हमारे स्टॉक में है, क्या चीज स्टॉक में खत्म हो गया है, कौन सा स्टॉक कितने दिनों में आने वाला है, कितने दिनों बाद हमें स्टॉक अवेलेबल कराना है कंज्यूमर को। तो इसको हम कहते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो ये भी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट होगा आपका, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर, यानी वैसे फिजिकल थिंग्स जहां पर हम स्टॉक को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे वेयर हाउस में स्टॉक रख रहे हैं, प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, और फाइनली इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो ये हमारा क्या होगा? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट लिखिए, रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग, रिस्क टेकिंग, रिस्क टेकिंग। अच्छा, ये तो चलो ठीक है कि इन्वेंट्री मैनेज हो रहा है, ठीक है, लेकिन क्या लगता है कि ये रिस्क है या नहीं? इन्वेंट्री अगर ओवर स्टॉक हो गया और उसकी सेल जो है कंपैरेटिवली काफी लो है, तो ऐसे केस में आपका जो इन्वेंट्री ओवर स्टॉक हो जाएगा, और ओवर स्टॉक के ऐसे केस में आपका रिस्क इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट अगर आउटडेटेड हो गया तो और प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ तो वो आपके वेयर हाउस में ही पड़ा रह जाएगा। तो रिस्क इज इन्वॉल्व when we are talking about the goods। ठीक है, और ऐसे केस में क्या होगा? प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस की चांसेस है, आउटडेटेड होने के चांसेस हैं। कुछ पेरिशेबल गुड्स हैं तो वो तो खराब ही हो जाएंगे। ठीक है, नॉन पेरिशेबल गुड्स जो है वो खराब हो जाएंगे, पेरिशेबल जिनको स्टॉक किया जा सकता है। तो ऐसे केस में, और एक चीज और है कि प्रोडक्ट को जब आप ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उस केस में डैमेज होने के भी चांसेस होते हैं। तो रिस्क टेकिंग भी एक बहुत बड़ा मेजर है, या रिस्क इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस। अगर आप गुड्स के साथ डील कर रहे हो और उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हो और वो इजी टू हैंडल नहीं है। जैसे एग्जांपल के मैं बताती हूँ, वंस आई ऑर्डर्ड अ शैम्पू, और वो शैम्पू कांच के बॉटल में था और वो फूटा हुआ आ गया। तो इन दैट केस व्हाट आई डिड, आई जस्ट नॉर्मली उसको मैंने वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया। बट फॉर मी दैट इज अ फेवरेबल थिंग दैट आई रिटर्न इट एंड आई गॉट मनी। But for the company that is a kind of loss, right? So risk is always involved जब हम goods के साथ डील करते हैं। तो जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमें यही बताता है कि गुड की पैकेजिंग ठीक होनी चाहिए, ओवर स्टॉक गुड्स नहीं होना चाहिए, हमेशा स्टॉक को प्रॉपर्ली आप मैनेज कीजिए, स्टॉक को सेफली पुट कीजिए, और नॉन पेरिशेबल गुड्स जो है जिनको हम स्टॉक नहीं कर सकते उनको जल्दी मार्केट में सेल कीजिए डिस्काउंटेड रेट में। ठीक है, तो रिस्क टेकिंग में कुछ लिख लीजिए पॉइंट्स। इट इज assume in risk taking, right? it is to assume some inherent commercial risk by operating the channel। ठीक है, कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं इन्वॉल्व? मैंने बताया था, ओवर स्टॉक, स्पॉइलेज, प्रोडक्ट खराब हो जाना, ठीक है, प्रोडक्ट डैमेज हो जाएगा,
कई बार स्टोरेज डिट्रॉइट मतलब खराब कर देना, क्वालिटी खराब कर देना प्रोडक्ट का। तो दीज काइंड्स ऑफ रिस्क इज ऑलवेज इन्वॉल्व व्हेन वी आर डीलिंग विद द गुड्स। तो ये भी रिस्क भी हो गया इसमें। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट राइट, सेलिंग। आई गेस सेलिंग तो सबको समझ आ जाएगा कि प्रोडक्ट सेल करना, फाइनल करना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में। मार्केटिंग जो चैनल्स है उसमें जो मेंबर्स हैं वो प्रमोट करते हैं गुड्स को पोटेंशियल कस्टमर्स को, ठीक है, और इंट्रोड्यूस करते हैं नए प्रोडक्ट्स, कुछ भी आते हैं तो आई गेस दिस इज द नॉर्मल थिंग। आई गेस समझ भी सबको आ गया होगा। चलिए ठीक है, आई थिंक फंक्शंस काफी हैं। कितने लिखवाए मुस्कान फंक्शंस मैंने? एक मिनट, फिर से मैं आप लोग को भेज रही हूँ, देख लो सारे बच्चे, दिख रहा है ना सबको? सब लोगों ने बना लिया इसको? चलिए ठीक है। तो फैक्ट्री आउटलेट, मैंने ये वाली बात क्यों पूछी कि आप लोग क्यों कुर्जी मोड़ तक गए हो या नहीं, इसका रीजन मैं बताती हूँ। कुर्जी मोड़ के पास थोड़ा आप आगे बढ़िएगा तो एक बाटागंज या बाटागंज आता है। तो बाटागंज इज फेमस बिकॉज देयर इज अ फैक्ट्री, बाटा की फैक्ट्री है वहां पर। और वहां पर बिल्कुल बाहर एक आपको आउटलेट दिखेगा जिसमें लिखा होगा फैक्ट्री आउटलेट। अब वो जो है वो डायरेक्टली फैक्ट्री जो है वो कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल करे, यानी मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल कर रहा है। तो ऐसे फैक्ट्री आउटलेट्स जो होते हैं वो बेसिकली डायरेक्ट सेलर होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट होते हैं, और वो जीरो लेवल या जीरो चैनल का पार्ट होता है, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज और भी हैं जैसे यूरेका फॉर्ब्स, सबने सुना है यूरेका फॉर्ब्स के बारे में? यूरेका फॉर्ब्स के बारे में सुना आप लोगों ने? यस मैम, एक्वागार्ड। एग्जैक्टली। तो यूरेका फॉर्ब्स जो है वो बेसिकली अभी डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, वैक्यूम क्लीनर और एयर प्यूरिफायर वगैरह के लिए फेमस है, ठीक है। तो इन्होंने भी एशिया में, मतलब ये पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में डायरेक्ट सेलिंग जो था उन्होंने स्टार्ट किया, यानी कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर जो है वो कंज्यूमर के साथ डील करता है। तो दीज आर द एग्जांपल फॉर द जीरो लेवल चैनल। नेक्स्ट लिखिए वन लेवल चैनल। वन लेवल चैनल, वन लेवल चैनल, वन लेवल चैनल, वन लेवल चैनल। बी वाला जो है दैट इज वन लेवल चैनल, प्रोड्यूसर, रिटेलर, कंज्यूमर, यानी यहाँ पर एक ही इंटरमीडियरी है और वो कौन है? रिटेलर, ठीक है। तो वन लेवल चैनल में लिखिए अ वन लेवल चैनल कंटेन्स, अ वन लेवल चैनल कंटेन्स, अ वन लेवल चैनल कंटेन्स one selling intermediary, one selling intermediary, one selling intermediary, ठीक है। सिर्फ एक ही इंटरमीडियरी की जरूरत पड़ती है किसमें? बेसिकली चैनल डिस्ट्रीब्यूशन में गुड्स के लिए। वन लेवल चैनल कंटेन्स ओनली सेलिंग, वन सेलिंग इंटरमीडियरी। इन कंज्यूमर मार्केट्स लिखिए, आगे लिखिए, इन कंज्यूमर मार्केट दिस इज यूजुअली रिटेलर, और ये आप लिख सकते हो कि द वन इंटरमीडियरी इज रिटेलर, वन इंटरमीडियरी इज रिटेलर, वन इंटरमीडियरी इज रिटेलर। सिर्फ रिटेलर ही होगा, एक ही होगा इंटरमीडियरी, और वो कौन होगा? रिटेलर, ठीक है। आगे लिखिए, इसी में लिखिए आगे, तो एक ही इसमें सिर्फ चैनल होगा। और इसके लिए एग्जांपल है बहुत सारी यूनाइटेड किंगडम के कुछ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह की कंपनीज हैं, जैसे सोनी हो गई, पैनासोनिक हो गई, कैनन वगैरह जो है, ये सेल करते हैं अपने गुड्स डायरेक्टली लार्ज रिटेलर को। लार्ज रिटेलर कौन होंगे आपके? जैसे कि आपका आदित्य विजन है, दे आर द, वो रिटेलर्स हैं, ठीक है। आदित्य विजन हो गया, क्रोमा हो गया, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में डील करते हैं। तो जो बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे सोनी, कैनन वगैरह जो है, वो इन्हीं बड़े रिटेलर्स को, लार्ज रिटेलर्स को अपने प्रोडक्ट सेल करती है, डायरेक्टली सेल करती है, और वो रिटेलर कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचा देता है, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में आप यही सब लिख लेना, सोनी, पैनासोनिक, कैनन, दे सेल देयर गुड्स, दे सेल देयर गुड्स directly to large retailer such as Aditya Vision, Chroma, ठीक है, आदित्य विजन, क्रोमा। फिर आपका वो भी हो जाएगा,
रिलायंस स्मार्ट, जो रिलायंस स्मार्ट में एक इलेक्ट्रॉनिक के लिए खुला है ना, ओपन हुआ है, क्या नाम है उसका? रिलायंस डिजिटल मैम। हाँ, Reliance रिलायंस Digital। डिजिटल, एग्जैक्टली। तो रिलायंस डिजिटल हो गया, क्रोमा हो गया, फिर आपका आदित्य विजन हो गया। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर द इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जहां पर वन लेवल चैनल यूज होता है। मैन्युफैक्चरर जो है वो लार्ज रिटेलर को सेल करता है, और रिटेलर जो है वो कंज्यूमर के साथ डील करता है। ठीक है, याद रखिएगा कि कोई भी होलसेलर जो होता है वो सीधे इंडिविजुअल को प्रोडक्ट सेल नहीं करता। अगर मैं एज अ कंज्यूमर जाऊंगी तो मुझे वो प्रोडक्ट सेल नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट डीलर के साथ काम करता है। लेकिन जो भी शॉप हो, ठीक है, वो चाहे बड़े साइज हो चाहे छोटे हो, और वो कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो दे आर रिटेलर्स। याद रखिएगा, रिटेल में जो सामान बेचता है। तो वन लेवल चैनल सबको समझ आ गया, जीरो लेवल चैनल सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? यस Yes. और नो? यस मैम। ओके। रिटेलर्स वही होंगे जो आपके कंज्यूमर के साथ डील कर रहे हैं। टू लेवल चैनल में लिखिए, टू लेवल चैनल्स में राइट अ टू लेवल चैनल्स। ठीक है, टू लेवल चैनल कौन सा होगा? देखिए, दिस इज टू लेवल चैनल, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। ये आपका टू लेवल चैनल होगा। तो इसमें लिखिए, the two level channel encompasses या consist लिखिए, two level channel consists two intermediary level। the two level channel consists two intermediary level। ठीक है, और वो दोनों इंटरमीडियरी कौन होंगे? होलसेलर एंड रिटेलर। अब होलसेलर क्या करेगा? होलसेलर टिपिकली बाइज एंड स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स। ठीक है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स ये किससे लेगा? प्रोड्यूसर से लेगा, बल्क में लेगा। और उसके बाद उस बल्क को कम में, मान लो इसने 10 डब्बे लिए, तो इसने कम हिसाब से 2 डब्बे रिटेलर को सेल किया, यानी ब्रेक करके बल्क रिटेलर को सप्लाई कर दिया। ठीक है, और फॉर स्मॉल रिटेलर्स, मतलब कुछ स्मॉल रिटेलर्स को वो डील करेंगे। ठीक है, तो ये होते हैं आपके, कौन होते हैं ये? टू लेवल चैनल। क्लियर है? टू लेवल चैनल सबको समझ आ गया? तो सबको क्लियर है? बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल? बताइए। Who is going to tell me what is the meaning of distribution channel? कौन बताएगा मुझे? Who is going to tell me? Raise your hand. Yes, Ved. Ma'am, distribution channel is the mean to transfer merchandise from manufacturer to the end user, to retailer or other Intermediaries. Okay. Yes. Good. Adiba. Yes ma'am। Yes, tell me, Adiba. मैम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मोड ऑफ ट्रांसफर है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कस्टमर थ्रू डिफरेंट लेवल्स। Okay. Next question. What is the objective of distribution channel? Who is going to tell me? Raise your hand. What are the various objectives? क्या-क्या हैं? बताइए मुझे. Raise your hand. Objectives of distribution channel. Yes, Aarti. Yes, ma'am. Increase the availability of the goods or services to What satisfy customer requirement or increase cost effectiveness or ensure promotional efforts, obtain promotional support from channel members. Okay.
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल? क्या क्या फंक्शंस है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के? हु इज गोइंग टू टेल मी? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। फंक्शंस के लिए बताइए मुझे। को रोकता है, इंडिविजुअल बाइंग को ज्यादा प्रमोट करता है, बल्किंग, ब्रेक, बल्क ब्रेक, ब्रेकिंग बल्क, ब्रेकिंग बल्क, बल्क बाइंग को रोकता है, इंडिविजुअल सेलिंग को ज्यादा प्रमोट करता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रेक ब्रेकिंग बल्क का मतलब क्या होता है कि जो बल्क में, अगर मैं कंज्यूमर हूं तो मैं सिंगल तो नहीं ले सकती, मैं तो एक बार में 150 कार्टन थोड़ी लेकर आऊंगी किसी प्रोडक्ट का, मैं तो अपनी यूज के हिसाब से लूंगी, है ना। और वो तो वाइड कंज्यूमर्स के लिए बना रहे हैं, बहुत सारे लोगों के लिए। तो ऐसे केस में जो होलसेलर तो बल्क में खरीदेगा क्योंकि उसको आगे रिटेलर को सप्लाई करना है, फिर रिटेलर अपने हिसाब से लेगा और रिटेलर फिर कंज्यूमर का सिंगल पीस प्रोवाइड करेगा। तो बल्क ब्रेक हो रहा है ना, पहले ज्यादा क्वांटिटी, फिर उससे कम क्वांटिटी, फिर उससे कम क्वांटिटी, अब सिंगल एकदम। तो बल्क को ब्रेक कर रहा है, यानी थोक जो है वो ब्रेक हो रहा है। ठीक है, आपको कोई बोलेगा मार्केट जाने पे कि काम कीजिए मैम, आप पूरा 5 कार्टन ले लीजिए सेब का, तो ले लेंगे आप? नहीं लेंगे ना, आप तो 1 kg लेंगे या हम आधा kg लेंगे, है ना, 2 kg लेंगे। तो हम ये इसलिए कम खरीदेंगे क्योंकि हमारा यूज ही उतना है। बीइंग अ इंडिविजुअल और बीइंग अ 2-3 फैमिली या 5 फैमिलीज या मेंबर्स हैं, छोटा सा फैमिली है, तो ऐसे केस में आपकी जितनी रिक्वायरमेंट होगी आप वैसे गुड्स लेंगे। तो यहाँ पर इतना कम क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरर आपको गुड्स प्रोवाइड नहीं करेगा, वो आपको रिटेलर प्रोवाइड करेगा। पर मैन्युफैक्चरर सप्लाई अपने हिसाब से करेगा। मैन्युफैक्चरर जो है वो ज्यादा बल्क क्वांटिटी होलसेलर को देगा, अब उस बल्क क्वांटिटी से लेस क्वांटिटी वो रिटेलर को देगा, और रिटेलर जो है वो उससे भी लेस, मतलब 1-2 क्वांटिटी बेचेगा किसको? कंज्यूमर्स को। क्लियर हो गया? तो ब्रेकिंग बल्क। सेकंड मार्केट इंफॉर्मेशन देता है, लाइक मार्केटिंग रिसर्च के लिए, और लोगों के जो टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो रही है उनके अकॉर्डिंग। ओके, गुड। नेक्स्ट आकांक्षा बताइए मुझे फंक्शंस। मैम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और सेकंड है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में 3 वर्ड्स बताए थे, क्या क्या थे वो? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में 3 वर्ड्स बताए थे। ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसेज एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। वेरी गुड, ठीक है। और एंड मैम नेगोशिएशन इन द रिस्पेक्ट ऑफ प्राइस, क्वालिटी। ओके, यस मैम। एंड कॉन्टैक्ट्स भी होंगे। यस मुस्कान, बोलो बेटा। वेरी गुड मुस्कान, एवरीवन, सब सही बोला आप लोगों ने। और रिवीजन करते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। सो वी विल मीट ऑन नेक्स्ट क्लास सैटरडे, ठीक है। और इससे पहले ले लेती हूँ मैं आप लोगों का अटेंडेंस।